नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर है बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो पेपर हुआ था 15 जून को। तो ये उससे संबंधित क्वेश्चन पेपर है। तो इसका डिस्कशन आज कर लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए गए थे। मुझे लगा था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे, लेकिन इसमें घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए और कई ऐसी शब्द भी नए देखने को मिले इसमें जो एसओएल की बुक में कहीं प्रोवाइड नहीं किए गए थे। तो इसमें 2 सेक्शंस में बटे हुए थे। हर सेक्शन में 7 क्वेश्चन थे। ए में 7 क्वेश्चन, बी में 7 क्वेश्चन और 5-5 क्वेश्चंस करने थे। मतलब कि 10 क्वेश्चंस टोटल करने थे। 5 क्वेश्चन 5 नंबर के थे और बाकी के जो 5 क्वेश्चन थे वो 10 नंबर के थे। मतलब टोटल 75 मार्क्स का पेपर था इसमें। तो इसमें पहला सेक्शन ए है, ये 5 मार्क्स वाले हैं जितने भी हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या होता है जब ब्याज दर शून्य होती है। तो इसमें आपको बताना है कि ब्याज दर के शून्य होने पर क्या स्थिति होती है। व्हाट हैपन्स व्हेन द इंटरेस्ट रेट हिट्स ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आईएस वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। आरेख से व्याख्या करें। तो आपको पता ही हो कि आईएस वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि बचत और निवेश में विलोम संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें वास्तविक तथा मौद्रिक नामित के मध्य भेद कीजिए। तो इसमें आपको जो नॉमिनल और रियल वेरिएबल्स हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। इसमें वास्तविक तथा मौद्रिक जीडीपी के बारे में पूछा गया है इसमें। तो ये आपको एक बार चेक कर लेना है कि ये इस क्वेश्चन में नामित किसको लिया गया है। हालांकि इसमें जीडीपी अगर लिखते तो ज़्यादा आसान होता समझना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आर्थिक वृद्धि तथा व्यापार चक्रों के मध्य विभेद कीजिए। तो आर्थिक वृद्धि क्या होती है और व्यापार चक्र क्या होते हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें इस कथन की जांच करें कि वास्तविक विनिमय दर और जितनी अधिक होगी देश का शुद्ध निर्यात उतना ही कम होगा। तो इसमें विनिमय दर जितनी अधिक होगी देश का शुद्ध निर्यात उतना कम कैसे होगा। तो आपको इसमें बता देना है कि अगर देश आयात ज़्यादा करेगा तो उसका जो आयात ज़्यादा करेगा और निर्यात अगर कम करेगा, मतलब दूसरे देश अगर उससे कम सामान खरीदेंगे तो जो उसका शुद्ध निर्यात है, जो निर्यात माइनस आयात करके आता है, वो कम होगा। क्योंकि निर्यात कम होगी तो जो उसका आंसर भी है वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि आयातें ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्कअप कीमत लागत अंतर में वृद्धि वास्तविक मजदूरी दर में कमी करती है तथा बेरोजगारी की प्राकृतिक दर में वृद्धि करता है। ये क्या ये सत्य है। तो कीमत लागत अंतर में आपको बता देना है कि किस प्रकार जब कीमत लागत अंतर अधिक हो जाता है, कीमत बढ़ जाती है, तो किस प्रकार वह वास्तविक जो मजदूरी होती है उसको घटा देती है, जिस कारण कि मजदूरी की जो पूर्ति होती है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है और जो बेरोज़गारी की प्राकृतिक दर होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, जो लोग ज़्यादा बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ये बेरोज़गारी वाले चैप्टर से था। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्पकालीन समग्र पूर्ति रेखा को प्रतिकूल मुद्रास्फीति आघात कैसे प्रभावित करती है। एक्सप्लेन हाउ द एडवर्स इन्फ्लेशन शॉक अफेक्ट्स द LSRAS लाइन। तो ये शॉर्ट रन वाले चैप्टर से है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाले चैप्टर से। तो ये आपको एक बार चेक कर लेना है। अब इसमें सेक्शन बी है, ये न्यूमेरिकल था, तो जिसको न्यूमेरिकल आता होगा उसने कर दिया होगा। ये ISLM इक्वेशन इसमें बनानी थी, लेकिन मैंने ISLM चैप्टर में कोई भी ऐसे इक्वेशन नहीं देखी, तो मुझे तो समझ नहीं आया कि होगा क्या पता बुक में दे नहीं रखा हो, ना ही इंग्लिश बुक में था ना ही हिंदी की बुक में था। तो ये शायद जिसने भी क्वेश्चन पेपर बनाया हो उसने किसी दूसरी बुक से दे दिया हो ISLM इक्वेशन के बारे में। अब इसमें क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, एक वैधानिक न्यूनतम मजदूरी बेरोजगारी उत्पन्न कर सकती है। उपयुक्त आरेख का प्रयोग करके कथन को स्वीकार अथवा खंडन करने के लिए अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। A legal minimum wage may create unemployment. Substantiate your answer to accept or refute the statement by using a suitable diagram. तो उसमें आपको आरेख मतलब ग्राफिकल डायग्राम बना करके आपको बताना है कि किस प्रकार अगर एक न्यूनतम मजदूरी जो सरकार तय करती है, सरकार द्वारा जो तय की जाती है वही वैधानिक न्यूनतम मजदूरी होती है, वो किस प्रकार बेरोज़गारी उत्पन्न करती है और इसको स्वीकार
अगर आप इसका खंडन करना चाहते हैं तो इसके खंडन में आपको पॉइंट देने होगा, और अगर आप इसे स्वीकार करते हैं कि हाँ न्यूनतम मजदूरी के वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के कारण बेरोज़गारी में वृद्धि होती है, तो आपको इसके पक्ष में आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक महंगी या कठोर मौद्रिक नीति को स्वीकारने से उत्पादन, मुद्रास्फीति और वास्तविक ब्याज दर को अल्पकाल तथा दीर्घकाल में कैसे प्रभावित करती है। मतलब कि एक कठोर मौद्रिक नीति को अपनाने से जो प्रोडक्शन है वो मुद्रास्फीति और वास्तविक ब्याज दर को किस प्रकार अल्पकाल और दीर्घकाल में प्रभावित करती है, तो ये आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें मजदूरी में बढ़ती असमानता में योगदान देने वाले 2 प्रमुख कारक कौन से हैं। संक्षेप में बताएं कि ये कारक मजदूरी असमानता को क्यों बढ़ाते हैं। आर्थिक दक्षता पर उनके प्रभाव के संबंध में बढ़ती असमानताओं के लिए संभावित नीति प्रतिक्रियाओं की तुलना करें। तो इसमें आपको मजदूरी में बढ़ती असमानता में योगदान देने वाले जो प्रमुख कारक हैं 2, उसकी चर्चा करनी है। इसमें फिर इसमें बताना है कि उन असमानताओं को जो उसको कम करने वाली संभावित नीतियां हैं उनकी तुलना करके आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थिर मुद्रास्फीतीय प्रत्याशाएं क्या हैं, वे प्रतिकूल मुद्रास्फीति आघात की लागत को कैसे कम करती हैं। तो इसका तो मुझे क्वेश्चन इसकी जो वर्ड लिखे हुए थे इसमें स्थिर मुद्रास्फीतीय प्रत्याशाएं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन में ऐसा कोई भी वर्ड बुक में तो नहीं लिखा हुआ है इन्फ्लेशन के चैप्टर में। अगर होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। SOL वाली बुक में अगर है ऐसा कोई वर्ड इन्फ्लेशन, या हिंदी की बुक में या इंग्लिश की, दोनों में से किसी भी बुक में है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्राउडिंग आउट क्या है था आप इसके कब घटित होने की उम्मीद करेंगे। तो इसमें क्राउडिंग आउट के बारे में आपको बता देना है। बेरोज़गारी के बारे में इसमें आपको बताना है। पर्याप्त क्राउडिंग आउट की स्थिति में राजकोषीय या मौद्रिक नीति में से कौन सी नीति सबसे अधिक सफल होगी। तो इसमें राजकोषीय नीति मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से सफल होगी। मौद्रिक नीति भी हो सकती है अगर RBI उसे अच्छे से लागू करे, और राजकोषीय नीति इसलिए सफल होगी उसे गवर्नमेंट द्वारा लागू किया जाएगा तो ये हर राज्य में जल्दी अच्छे से क्रियान्वित हो सकती है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, तरलता जाल क्या है। यदि अर्थव्यवस्था इसमें जकड़ी हुई थी तो ये क्या आप मौद्रिक अथवा राजकोषीय नीति की सलाह देंगे। तो तरलता जाल का मतलब है मुद्रास्फीति की स्थिति, मतलब कि तरलता का मतलब होता ही है मुद्रा को ही तरलता कहा जाता है। तो मुद्रा जाल का मतलब यही हुआ कि मुद्रा अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और उसका मूल्य घट चुका है, और मुद्रास्फीति की स्थिति है। तो इसमें वही बता रखा है कि मौद्रिक और राजकोषीय नीति की सलाह देंगे। तो ये आपको इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से मिल जाएगा ये इसका आंसर। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ ना आया तो कृपया कर वो कमेंट करें, और अगर किसी को अगर इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस की, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में जो है मुझे इसका समझ नहीं आया, तो कृपया कर प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। कोई कमेंट पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि स्थिर मुद्रास्फीतीय प्रत्याशाएं क्या है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी से कुछ भी सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।